ये जो एक डायलेमा बना दिया गया है कि पाकिस्तान से सारा टैलेंट निकल रहा है, क्या आप मेरे इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? सोशल मीडिया और हमारा मीडिया है जो अब इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करता है। क्या लगता है नौजवान क्यों निकलना चाहता है इस मुल्क से? पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो जी। फ्रस्ट्रेशन लेवल है। जो पाकिस्तान कंट्री है उसकी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो करंट सिचुएशन है उस लिहाज से लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में शायद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सही। हमारी ये यूथ जो ना वो शॉर्ट टर्म गोल की तरफ है, वो कम टाइम के अंदर ज़्यादा अर्न करना चाहती सही। है। इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है, ये एक बदनाम प्रोफेशन है। मेजॉरिटी ऑफ द कंसल्टेंट्स इन द पाकिस्तान, आप किस तरह से एनालाइज करते हैं जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं? सबसे ज़्यादा स्कैम्स और फ्रॉड वर्क परमिट के नाम पे होता है। क्या आपके पास ऐसे लोग भी आते हैं कि जी बस कहीं भी भेज दो, हमें जाना है, कहीं भी चले जाएंगे, बस इस मुल्क से निकाल दो, ऐसा होता है? लोग अप्रोच करते हैं ऐसे? पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ, ऑल्दो हमारा ब्रेड एंड बटर यही है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जिन जगहों में इमिग्रेशन ऑफर होती है, आपने उस तरफ कुछ काम करते हैं या लोग आपको अप्रोच करते हैं उस तरफ? जो अपॉर्चुनिटीज और जो प्रिविलेजेस आपको अपने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में मिल रहे हैं वो ये कंट्रीज नहीं दे सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू विद यार के में खुशामदीद। आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे ममालिक जा रहे हैं। हमने जो देखा उसमें बड़ी तादाद नौजवानों की, और वो नौजवान जो इस मुल्क का असासा होना चाहिए वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंसल्टेंट सर्विसेज हैं जो मुख्तलिफ अंदाज में उस स्टूडेंट्स को राग़िब करती हैं कि वो मुल्क छोड़ें, और उनके लिए दूसरे ममालिक में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका काम भी यही है कि वो स्टूडेंट काउंसिल करते हैं। स्टूडेंट को काउंसिल करने के बाद वो बताते हैं कि दुनिया में कहाँ कहाँ वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शाहज़ेब रईस। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मोस्ट वेलकम। शाहज़ेब भाई, हम बड़े अरसे से आपको जानते हैं और एक अरसे से हम देख रहे हैं आप इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। कुछ सालों में इसके ऊपर एक हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बात शुरू हुई कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप स्टडी करें तो दुनिया भर में ऐसे ही होता है कि लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, छोटे ममालिक से बड़े ममालिक की तरफ जाते हैं, छोटी स्टेट से बड़ी स्टेट की तरफ जाते हैं। तो ये जो एक डायलेमा बना दिया गया है कि पाकिस्तान से सारा टैलेंट निकल रहा है, क्या आप मेरे इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? अच्छा अली साहब, मैं बिल्कुल इस स्टेटमेंट से एग्री भी करता हूँ। जी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल इसको अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करके हाँ, देखें ना, हाँ। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जो लोग पहले जाते थे। सही। मैं ये समझता हूँ कि इसका जो मेजर पार्ट है ना वो बेसिकली सोशल मीडिया और हमारा मीडिया है हाँ, हाँ। जो अब इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। सही। पहले भी लोग माइग्रेट करते थे, हुँ। बल्कि अगर हम पाकिस्तान की परसेंटेज देखते हैं तो उसके मुकाबले में इंडिया में कई ज़्यादा माइग्रेशंस होती हैं। और अक्रॉस द वर्ल्ड माइग्रेशंस का मतलब ही यही है कि अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप किसी कंट्री जा हुँ, सकते हैं हुँ। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अपने स्किल्स को इन्हांस करके और उसकी यूटिलाइजेशन के लिए, तो सही। आप जा सकते हैं। सही। तो एक तो बात ये कि परसेंटेजेस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसी लिहाज से जिस लिहाज से लोग बताते हैं कि हुँ, 7 लाख लोग चले गए, 8 लाख हुँ। लोग माइग्रेट कर गए, तो ब्रेन ड्रेन बेसिकली वो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि शायद वो बाहर जाके भी रेमिटेंसेस की फॉर्म में जी। पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से सर्व कर रहे हैं, हुँ। या उनके पास जो स्किल्स मौजूद हैं उससे वो पाकिस्तान को कहीं न कहीं सर्विंग कर रहे हैं। क्योंकि पहले आपने जैसे बात की, तो अगर हम स्टैट्स को मज़ीद भी देखते हैं ना, जी। तो रेमिटेंसेस पिछले साल से जो मुकाबले में इस साल का अगर हम स्टैट्स देखते हैं, ऑलमोस्ट कोई 26% रेमिटेंस हमारा इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ हुआ है, सही। तो इट और ये मीन्स वही ज़रा मुबादला है, तो जो नौजवान जा रहे हैं वो वापस स्टूडेंट्स भेज रहे जाते हैं। हैं, प्रोफेशनल्स जी। जाते हैं, हाँ। व्हाइट कॉलर, ब्लू हुँ, कॉलर तमाम लोग जा रहे हैं। सऊदीया से भी आते हैं हुँ, रेमिटेंसेस, यूएई सबसे टॉप ऑफ द हुँ, लाइन है, यूके से हमारे पास रेमिटेंसेस आते हैं। तो हमारे रेमिटेंसेस भी तो फिर उतनी तेज़ी से हुँ। बढ़ रहे हैं, तो ब्रेन ड्रेन बेसिकली नहीं हो रहा मेरे सही। एतबार से। अच्छा, मैं जो स्टैटिस्टिक देख रहा था, कोई 28 लाख के करीब पिछले 5 सालों में मुख्तलिफ नौइयत के लोगों ने यहाँ से इमिग्रेशंस के लिए अप्लाई किया और वो मुख्तलिफ ममालिक में गए। तो अगर वो जो आप बात कर रहे हैं परसेंटेज देखें तो वो तो 1% भी नहीं बनता। 25 जी, करोड़ की आबादी है मुल्क की, तो अगर उस तरह देखा जाए तो नहीं है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं ना कि जो टॉप क्रीम है वो निकल के जा रही है, तो हम ब्रेन ड्रेन उस हवाले से बात कर रहे हैं ना कि जिन लोगों को शायद यहाँ पर होते
बेहतर तौर पे सर्व करते हैं। लेकिन साथ-साथ शाज़िब भाई ये भी देखें कि जो लोग पिछले सालों में मुख्तलिफ अपनी नौकरियाँ छोड़ के यहाँ पे आए थे, तो पाकिस्तान में उनका अपना क्या हाल किया गया। एक इशू ये भी है कि हमें वो जो एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए वो शायद हमें नहीं मिलता, उस वजह से हम जाते हैं। आप मुझे बताएँ, आप मेरा ख़्याल है कि हज़ारों लोगों को, नौजवानों को, स्टूडेंट्स को कंसल्ट कर चुके हैं। क्या लगता है नौजवान क्यों निकलना चाहता है इस मुल्क से? अच्छा, मैं समझता हूँ कि सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो जी। फ्रस्ट्रेशन लेवल है। अच्छा। और फ्रस्ट्रेशन लेवल बेसिकली किस तरीके से एस्टेब्लिश हुआ है, वो हमारी जो पाकिस्तान कंट्री है, उसकी हाँ, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो करंट सिचुएशन है, सही, उस लिहाज से लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में शायद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। सही। ऑल्दो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं हुँ, जो डिग्रीज़ लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जाते हैं, वो जॉब्स की तरफ भी जाते हैं और उनको मिलती भी हैं जॉब्स। सही। क्योंकि एज़ एन एंटरप्रेन्योर अगर मैं देखता हूँ तो मैं भी जब किसी जॉब के लिए एडवर्टाइज़मेंट पब्लिश करता हूँ, तो एक जॉब के लिए आज की डेट में भी कोई 300-400 सीवीज़ आ जाती हैं। सही है। अगर एक सीएसआर की भी हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो हुँ, उसके हुँ। लिए भी एनईडी के इंजीनियर अपना सीवी भेज देते हैं। इट मीन्स सही। के जॉब क्राइसिस तो हाँ, है ही, मतलब वो ओवर क्वालिफ़ाइड हैं, ओवर क्वालिफाइड है। लेकिन वो तो फिर भी अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई कर तो रहे हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास टैलेंट भी है, स्किल्स भी हैं और लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। सही। लेकिन जो बाहर जाने का मतलब है, उनको उस लिहाज से वो अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। हुँ, वो हुँ। अपने आप को समझते हैं कि अगर हमने किसी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, अगर हमें यहाँ 40-50 हज़ार रुपए मिलेंगे, हुँ, हुँ। तो हम किसी दूसरे ममालिक जाके वो 2 लाख या 4 लाख, 5 लाख रुपए कमा लेंगे। सही, उसका एक और भी मैंने जो चीज़ें आइडेंटिफ़ाई की है ना, हमारे यहाँ यूथ जो है ना, वो शॉर्ट टर्म गोल की तरफ है। सही है। असल में वो शॉर्ट टेम्पर है जी बेसिकली। हाँ, वो कम टाइम के अंदर ज़्यादा अर्न करना चाहती सही, है। ऐसे ही है। तो इसलिए उनकी कोशिश यही होती है कि क्योंकि जितनी स्ट्रगल हमारे पुराने प्रोफ़ेशनल्स ने की है, हुँ, जिसमें जब करियर स्टार्ट होता था और इंडस्ट्री में जाते थे, भले वो उन्होंने एमबीबीएस क्यों ना किया, ₹20,000 से उनकी जॉब स्टार्ट होती थी। ऐसे ही है। वो फिर अपना करियर को ग्रोथ की हुँ, तरफ लेके जाते थे। हुँ। लेकिन अब हमारे यहाँ ये होता है कि स्टूडेंट्स या प्रोफ़ेशनल्स अब जितने भी आते हैं इंडस्ट्री से, जो है अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके, उनकी पहली जॉब में एक्सपेक्टेशंस होती है हमें लाखों रुपए सैलरी मिल जाए। ऐसे ही है। अब वो क्या कंटेंट जितना आजकल क्रिएट होता है, हुँ, कंटेंट क्रिएटर्स हुँ, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको लगता है कि लाखों रुपए कमाना आसान भी हो गया है हुँ। और ये कंपनी हमें दे देगी। और तो उनको अपने गोल्स वो बाहर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे होते हैं कि सही। अगर हम यही मेहनत अगर बाहर जाके कर लेंगे, तो शायद हम इससे ज़्यादा अर्न कर लेंगे। मतलब ये पहले वजह है जो है ना बेसिकली। वो आप 20 साल में जिस सैलरी स्टेटस पे पहुँचते थे, आज आप वो पहले साल चाहते हैं कि वो आपको वो मिल सैलरी जाए। स्टेटस मिल जाए, तो वो मुमकिन नहीं होता। ज़ाहिर है एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर एक कंपैरिज़न भी होता है। फिर क्या आप में वो एबिलिटीज़ भी हैं? ये भी देखा जाएगा। एग्ज़ैक्टली। कंपनीज़ पे करने के लिए तो तैयार हैं, हुँ। लेकिन आपके अंदर भी वो क्वालिटीज़ होनी अच्छा, चाहिए। चूँकि मैं इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप का डिप्टी कन्वीनर हूँ फेडरेशन में, तो मैं हमेशा से ये देखता हूँ कि स्टूडेंट्स में यानी कि जो हमारे यहाँ एकेडेमिया है, जी, उसमें और इंडस्ट्री में यही गैप्स हैं। सही। इंडस्ट्री ब्लेम करती है एकेडेमिया पे, हाँ, हाँ। एकेडेमिया ब्लेम करता है इंडस्ट्री पे। हाँ, हाँ। इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि आपने बच्चे सही जो है आपने नहीं टीच की है हुँ, या उनके पास वो स्किल्स मौजूद नहीं है जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट का पार्ट है। और एकेडेमिया ये कहता है कि इंडस्ट्री में जॉब्स नहीं है। सही। तो दोनों के कोलैबोरेशंस स्टिल जो है वो कहीं न कहीं बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ स्टिल अभी कहीं न कहीं गैप्स इस तरह के लेकिन मौजूद ये हैं। काम हुकूमतों का नहीं है कि हुकूमतें इसके अंदर फैसिलिटेट करें? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगेन अगर हम प्लानिंग की तरफ जाते हैं हुकूमत हुँ, की, जैसे पॉलिसी मेकर्स जो हमारे हैं, अगर उनके प्लान की तरफ जाते हैं, तो फिर तो हमें फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम हमें पूरी चीज़ों को अपने चेंज भी करना पड़ेगा सही। और सिस्टम्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ये चीज़ सोचती है तो जब जैसे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, हाँ, हाँ। अगर के वो 1800 2000 पूरे पूरे सिंध से अगर ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो क्या आपके पास इंडस्ट्रीज़ में इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं? सही, उनको आप कहाँ एकोमोडेट करेंगे? सही। तो वो परसेंटेज लेवल भी उनको गवर्नमेंट को पहले हुँ, सेट करना जी, पड़ेगा कि आपने ये सोचना है कि अगर आप इतनी सीट्स ऑफर कर रहे हैं सिंध के अंदर एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए, वो अगर जो ग्रेजुएट होके मार्केट में अगर आता है, तो उसको जॉब्स की या बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हो, तो वो पहले से आपको रेडी करने पड़ेंगे पूरे प्लान। तो कहीं न कहीं पॉलिसी मेकिंग के अंदर डिफरेंस है इस क्या तरीके का। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपको फैसिलिटेट किया जाता है? कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई डेटा प्रोवाइड किया जाता है इस हवाले से? अगर मैं एज़ अ कंसल्टेंट बात करूँ तो हाँ, फिर तो गवर्नमेंट की हमारी तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं है। अच्छा। बल्कि ये हमेशा से मेरा एक मैं खफ़ा हूँ इस हवाले हाँ, से कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के लिए पाकिस्तान में स्टिल कोई पॉलिसी नहीं है। और उसकी वजह ये भी है, सॉरी आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं उसमें ऐड ऑन करूँगा। असल में जैसे देखिए ट्रैवल एजेंसी होती है तो वो आईटा रजिस्ट्रेशन जी उनकी हाँ, होती है, जी टूरिज्म हाँ। मिनिस्ट्री से हुँ, रजिस्ट्रेशन होती है।
या और बहुत सारे इदारे ऐसे हाँ। हैं, जैसे अगर कोई एम्प्लॉयमेंट बाहर ऑफर कर रहा है तो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन से या हमारे यहाँ ब्यूरो मिनिस्ट्री है, इमिग्रेशन माइग्रेशन मिनिस्ट्री है, वहाँ से वो लोग रजिस्ट्रेशन होते हैं, लाइसेंसिंग उनके पास मौजूद सही। होती है। लेकिन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स आज तक जो है वो गवर्नमेंट के किसी भी तरह से रजिस्टर्ड नहीं है। तो शायद लोगों के अंदर एक ये भी चीज़ है कि लोग कैसे सर्च करें कंसल्टेंट्स को, वो सही हैं, वो गलत हैं। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट पॉलिसी करे या अगर हमें सपोर्ट इस हवाले से दे, रजिस्ट्रेशंस हो, प्रॉपर एक वेबसाइट गवर्नमेंट की हो, वहाँ पर जितने कंसल्टेंट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग अगर मौजूद सही। हो, लोगों के लिए भी आसानी है और कंसल्टेंट्स में काम करने के लिए भी मैं आसानी जो है। शाज़ेब बात आपसे कहना चाह रहा था कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है, ये एक बदनाम प्रोफ़ेशन है, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि इस प्रोफ़ेशन में स्कैम्स बहुत हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं कि आपसे पैसा ले लिया जाता है और आपको बड़े सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं और होता कुछ भी नहीं है। तो कहीं न कहीं ये वजह तो नहीं है कि लोगों का ट्रस्ट इस तरह से नहीं है। गवर्नमेंट तो अपनी जगह पे है कि उसने किसी किस्म का आपको किसी फ्रेमवर्क में नहीं लेके आई। लेकिन ये चीज़ ऐसी है, आप फेस करते हैं इस चीज़ को? मेजॉरिटी ऑफ द कंसल्टेंट्स इन द पाकिस्तान जो सर्विसेज दे रहे हैं हाँ, हाँ। वो स्कैम्स और फ्रॉड्स पे मबनी है। हाँ, हाँ। ये बात कंफर्म है। उसमें बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लेकर आते हैं। सही। अब उसकी वजह क्या है कि उसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं कर सकता, हुँ, क्योंकि वो पाकिस्तान में रन नहीं हो रहे वो प्रोग्राम्स, वो सही। सारे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं। हुँ, अब अगर दुनिया में डिक्लेयर्ड कंट्री 200 प्लस हैं, हाँ, हाँ। तो हर कंट्री के ऑलमोस्ट 50 से 100 प्रोग्राम्स हैं वीज़ाज़ के, जो वो कंट्री ऑफ़र करती है सही। इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए। तो इट मीन्स थाउज़ेंड्स ऑफ वीज़ाज़ प्रोग्राम हैं, जिसमें कोई भी कंसल्टेंट सुकून से इत्मीनान से छोटी सी रिसर्च करके हुँ, वो प्रोग्राम को पाकिस्तान में लॉन्च करता है, उस पे वो पैसे बनाता है, क्योंकि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है और वो हाँ, उसी कंसल्टेंट के पास होती है। सही, वो कोई और ऑफ़र कर भी नहीं रहा होता प्रोग्राम। सही, तो सब लोग उसके पास जाते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एसोसिएट होते हैं, अमाउंट पे करते हैं। उसके बाद पता चलता है कि वो वायबिलिटी नहीं थी उस प्रोग्राम के अंदर, सही। इसलिए उनको वीज़ा नहीं लग सका, हाँ, हाँ। पाकिस्तान में पॉसिबिलिटी नहीं थी। हुँ, छोटी-सी सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे जी। फ्रीलांसर वीज़ा है, हाँ, यूएई हाँ। का वीज़ा है, पोर्चुगल का वीज़ा है, हुँ, फ्रीलांसर वीज़ा। एक कंप्लीट रिसर्च होती है हमारी तरफ से मुख्तलिफ वीज़ाज़ के ऊपर, फिर वायबिलिटी चेक जो मतलब की जाती है। लेकिन पोर्चुगल का जो वीज़ा है या यूएई का फ्रीलांसर वीज़ा है, अब उसमें $3,500 यूएसडी के अंदर डिमांड करते हैं कि आपकी पर मंथ इनकम जनरेट हो रही हो। अच्छा। अब हमारे यहाँ जो नॉर्मली फ्रीलांसर्स काम हुँ, कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी 10 लाख रुपए जी, करीब-करीब आप अर्न कर रहे हो, जी, जो कि मेरे हिसाब से मतलब 12-15% लोग ऐसे होंगे जो फ्रीलांसर्स हैं, जिनकी अर्निंग 10 लाख रुपए तक तकरीबन हो। सही। इट मीन्स 90% लोगों के लिए वो प्रोग्राम नहीं है। नहीं है। अब आपने बता दिया लोगों को, ये बात आपने हाइड कर दी हुँ, कि $3,500 की लिमिट है इसके अंदर। सही है। आपने सिर्फ़ वो पब्लिश कर दिया कि फ्रीलांसर्स भाई आ जाएँ सारे, दुबई को हाँ, ज़रूरत है, हाँ। पोर्चुगल को ज़रूरत है। हुँ, आपने केसेज़ ले लिए। सही, अब जब आपने केसेज़ ले लिए और ये बात बताई भी नहीं, हुँ, आपने परफ़ॉर्म किया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया। सही है। उसके बाद रिजेक्शन के अंदर पता चल रहा है कि उसमें तो मिनिमम जो थ्रेशोल्ड था, हाँ, $3,500 रिक्वायर्ड था, वो सही, ये बात आपने हाइड कर दी थी, सही, बताई नहीं थी। सही, लेकिन आपने अपने कंसल्टेंसी फ़ीस ले ली। सही है। तो इस तरह के स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं हुँ, मार्केट में, इसलिए हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ख़राब भी है, लोग उस पे ट्रस्ट ज़रा कम ही करते हैं, हुँ। लेकिन उसके बहुत सारी रेमेडीज़ भी मौजूद हैं मार्केट में। आपका मैकेनिज़्म क्या है? आप किस तरह से एनालाइज़ करते हैं जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं? अच्छा, अली भाई, इसको समझने में सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जितने स्कैम्स फ्रॉड्स हैं ना, हाँ, हाँ। इस पे जो मेरी 11 साल की रिसर्च है, तो उसमें अगर मैं बताऊँ, सबसे ज़्यादा स्कैम्स और फ्रॉड वर्क परमिट के नाम पे होते हैं। अच्छा। कि आपको इस कंट्री का वर्क परमिट दे दिया हाँ, जाएगा और आप इतने पैसे दे दें, और इवन अब तो ये सिलसिला हो गया कि आप पैसे भी ना दें। अच्छा, आपको हम पहले वीज़ा लगवा देते हैं, सही। कनाडा का फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, आपको वीज़ा लगवा देते हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, हाँ, आपको वीज़ा हम दिखाएँगे, आप फिर पेमेंट कर दीजिएगा। सही, अब वीज़े में क्या पता है कि वो जाली है या वो ओरिजिनल है, फॉर सही है, एग्ज़ाम्पल, सही है। आपने उनको पेमेंट भी कर दी। अब बहुत सारे एफआईए में केसेज़ इस तरीके के लगे हुए हैं, हुँ, या एयरपोर्ट पे उन लोगों को जो होल्ड कर देते हैं, सही। डिपोर्ट कर देते हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि वीज़ा जाली होते हैं। हुँ, उन्होंने आपसे पैसा जो आपसे लिए हुए होते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स हैं। मैकेनिज़्म क्या है स्पार्क का? मैकेनिज़्म ये है कि जितने भी पाकिस्तान के अच्छे बड़े कंसल्टेंट्स हैं, हाँ, हाँ। कोई भी वर्क परमिट में डील नहीं करते। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़। अच्छा। अगर वो 80s से भी कर रहे हैं, 90s से भी कर रहे हैं, जिनका 25, 30 साल, 40 साल भी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप सोचिए, जब वो लोग डील नहीं कर रहे हैं, तो ये जो 1-1 साल, डेढ़-डेढ़ साल जिन्होंने कंपनीज़ बनाई हाँ, हुई हैं हाँ। अपनी, हाँ, वो लोग वर्क परमिट कैसे ऑफ़र कर कैसे ऑफ़र सकते हैं? कर सकते हैं? सही। हमें तो बाहर की गवर्नमेंट जानती भी हैं, हुँ, हम इतने हज़ारों के हिसाब से जो माइग्रेंट्स भेजते भी हैं हुँ, दूसरे ममालिक में, हम उसके बाद भी वर्क परमिट में डील नहीं कर रहे हैं। सही है, तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए वो यही है कि वर्क परमिट वाले मामले में ना जाएँ किसी सही में। है। अच्छा, हमारा प्रोसीजर क्या है? मेरे अपने रिलेटिव्स में हो, फ्रेंड सर्किल में हो, या इवन कोई भी पोटेंशियल क्लाइंट्स हों, अगर वो मुझे डायरेक्ट भी अप्रोच कर लेते हैं, तो हमारा एक मैकेनिज़्म ये है अच्छा, कि हम सबसे पहले अपने सीएसआर से कॉन्टैक्ट करवाते हैं। अच्छा।
रिज्यूमे मंगवाते हैं सबसे पहले। ठीक है, CSR रिज्यूमे कलेक्ट करते हैं, उनका काम है असेसमेंट टीम को फॉरवर्ड करना। ठीक है, फिर प्रॉपर एक असेसमेंट टीम बैठी हुई है कि आपकी ये एजुकेशन है, ये एक्सपीरियंसेस हैं, ये स्किल्स हैं, ये आइल्स का स्कोर है। इस बेसिस पे हम कौन से कंट्रीज ऑफर कर रहे हैं और आप कहाँ एलिजिबल हैं और कहाँ एलिजिबल नहीं हैं, सही, और अगर एलिजिबल नहीं है तो क्यों नहीं है। सही। तो हम दोनों साइड्स बताते हैं कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। और ये सारा काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं? 2 चीज़ें हमारी फ्री सर्विसेज में जी, है। फर्स्ट असेसमेंट, जी। कि हम असेस करके बता सकें कि हाँ, आप एलिजिबल हैं या नहीं हाँ, है। हाँ। दूसरी चीज़, अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके बाद 30 मिनट का मेरे साथ एक स्लॉट फिक्स अच्छा, होता है, अच्छा, कंसल्टेशन स्लॉट, वो मेरी तरफ से फ्री होता है। अच्छा। तो 2 चीज़ें। अब उसके बाद असेसमेंट टीम जर्नलाइज़ असेसमेंट करती है, हाँ, सिर्फ़ हाँ। रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए वो बता देती है हुँ, आपको। हुँ। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स या मेरी सवाबदीद पे है कि मैं उनका केस लेता हूँ, नहीं लेता हूँ, क्योंकि सही, बहुत सारे मार्केट में अगेन कंसल्टेंट्स ऐसे बैठे हुए हैं, जो सिर्फ़ बेसिक रिक्वायरमेंट देख के बोल देते हैं, "हाँ, आपका मसला ही नहीं है कोई, आपका तो हो जाएगा। सही, आपके लिए तो अमेरिका बैठा हुआ है बुलाने के सही। लिए।" लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। बड़ी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स से चीज़ें हैं, तो उसकी पर्सनल जजमेंट मैं खुद करता हूँ। अगर मैं अगर ओके कर रहा हूँ, तो फिर उनकी परसेंटेज मैं आपको बताता हूँ कि आउट ऑफ द 10 मैं क्या रेट कर रहा हूँ। अच्छा, तो रेटिंग से सामने वाला बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगा लेता है, और बॉटम लाइन मेरी हमेशा अपने क्लाइंट को ये होती है कि आप 2 से 3 लोगों से लाज़िम मुलाकात कीजिएगा, सही है। ताकि हो सकता है कि मेरी जो कही हुई बात है हुँ, कोई और उसको एंडोर्स कर सके, हाँ, तो आपको सही-गलत का पता चल सके। सही तो है। ये हमारा मैकेनिज़्म है अच्छा, बेसिकली। उमूमन लोग जितनी आपने इन डेप्थ बात की और आपने अपना मैकेनिज़्म शेयर किया, उमूमन लोग इस प्रैक्टिस को फ़ॉलो नहीं करते। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि वो तो बहुत सारा आप तो रेवेन्यू छोड़ रहे हैं, हुँ, जो आप असेसमेंट से पहले जनरेट कर सकते थे या उसको सब्ज़ बाग दिखा के आप जनरेट कर सकते थे। तो ये एग्ज़ैक्टली। कॉमनली प्रैक्टिस नहीं है। और जो आपने बात की वर्क परमिट के हवाले से, तो गवर्नमेंट तो मेरा ख़्याल है गाहे-बगाहे मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ हमारी जो फ़ॉरेन अफ़ेयर्स मिनिस्ट्री है, वो रिलीज़ करती रहती है अपने सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर। हम उस तरफ भी जा सकते हैं, वहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं। इस वक़्त जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है, जो जाना चाहता है, बाहर से अपनी एजुकेशन हासिल करना चाहता है, तो आप कौन से टॉप 5 ममालिक रेट करते हैं आप कि नंबर 5 पे कौन-सा होना चाहिए, 4 एंड देन 1? अच्छा, हमेशा असेसमेंट जब वो होती है या रेटिंग की जब बात होती है, तो मुख्तलिफ फैक्टर्स की बेसिस पे होती हुँ, है वो ना। हमने अपने कंट्रीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, हाई बजट कंट्रीज़, मिड ठीक है, बजट कंट्रीज़, लो बजट कंट्रीज़, ठीक है। और ऐसे भी नो बजट कंट्रीज़ अच्छा, कि फ्री एजुकेशन आपको अच्छा, मिलेगी, आप बाहर सही, जाएँगे। तो सबसे पहला असेसमेंट हमारा ये होता है कि आपका बजट क्या है। ठीक है। हाई बजट कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया, हुँ, कनाडा, यूके, यूएसए और आयरलैंड, ये 5 कंट्रीज़ हैं, इंग्लिश ठीक है, स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, और इसमें आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ फ्यूचर में भी काफ़ी हैं। सही है, क्योंकि अगर के कोई स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर जाना चाहता है ना, तो उसका पहला सवाल ये होता है, हम कितने कमा लेंगे? सही, मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ने से ज़्यादा उसका कमाने का जो है वो सही। होता है कि हम कमा कितने लेंगे, और फ्यूचर में इमिग्रेशन के चांसेस कहाँ पर हुँ, ज़्यादा हैं। हुँ, तो जितने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर होते हैं, तो 3 पाथवेज़ बनते हैं, 3 रूट्स बनते हैं। पहले वो आया स्टूडेंट वीज़ा पे, देन हर कंट्री पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ऑफर करती है कि अगर आपने एक सर्टेन टाइम पूरा किया उसकी कंट्री में, तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, साल का, 2 साल का, 3 साल का। ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर आपको इमिग्रेशन मिलती है हुँ, वहाँ हुँ, की। तो 3 स्टेप्स उसको फॉलो करने होते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में ये 5 कंट्रीज़ हैं, और अगर हम यूरोप की बात करते हैं, जो मीडियम कंट्रीज़ हैं, जी, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, इन कंट्रीज़ को हम देख रहे होते हैं, और इसके अलावा फ़िनलैंड है, अच्छा, डेनमार्क है। ठीक तो है। ये 5 कंट्रीज़ जो है जर्मनी के जो है मतलब यूरोपियन साइड के हो जी, गए। और अगर हम लो बजट की बात हुँ, करते हैं, तो उसमें यूएई और मलेशिया है। अच्छा, ये कंट्रीज़ उसमें आ जाते हैं, और फिर नो बजट के अंदर एक रोमानिया के नाम से है, और एक ऑस्ट्रिया के हुँ, नाम से है, और तीसरा इटली है कि जिसमें कोई फीसिस नहीं है। सही है। अच्छा, यूएई तो कभी भी इमिग्रेशन ऑफ़र नहीं करती, नहीं क्या करता। मलेशिया भी इमिग्रेशन ऑफ़र नहीं करती है? मलेशिया भी ऑफ़र नहीं करता। अच्छा, सिर्फ़ इंग्लिश स्पीकिंग जो मैंने आपको 5 कंट्रीज़ जी, बताएँ वो, और इसके अलावा मीडियम कंट्रीज़ जो हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी है, जी। सिर्फ़ ये कंट्रीज़ इमिग्रेशन ऑफ़र और करता है। जर्मनी में मेरा ख़्याल है फ्री एजुकेशन है फ़ॉरेनर्स के जर्मनी लिए में भी? नहीं, जर्मनी में फ्री एजुकेशन फॉर द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, ओके, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है आपको पे करना पड़ता है अमाउंट, ठीक है। और उसमें 100% स्कॉलरशिप नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो क्राइटेरिया है वो बहुत टफेस्ट क्राइटेरिया है कि आपका सीजीपीए 3.7 अबव हो। हाँ, हाँ, इसके अलावा आइल्स के स्कोर 7 प्लस हो। ठीक है। उसके बाद भी आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, 5, 7, 8 यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप टारगेट करते हैं, तो उसमें से भी 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ टोटल आपको जो है वो फीडबैक देती हैं कि आप ऑफ़िशियली तौर पे आप अप्लाई करें, आपकी अपनी इनिशियल स्क्रूटनी आपकी कर ली है। तो अगर रैंकिंग्स की बात की जाए, तो मैं वैसे ओवरऑल जो रैंक करता हूँ वो अमेरिका, टॉप ऑफ द अच्छा। लाइन। हुँ, हुँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें अगेन फैक्टर्स शामिल हैं।
ऑल्दो फीसिस काफ़ी ज़्यादा है अमेरिका हम्म, की, लेकिन इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से टॉप ऑफ द लाइन है। सही, सेकंड नंबर पे मैं कनाडा को जो है अच्छा, रैंक करता हूँ, और थर्ड नंबर पे मैं जर्मनी को रैंक करता हूँ। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया में अभी लास्ट 2 साल से कुछ वीज़ाज़ के इश्यूज़ थे, हाँ, हाँ, जो अब पिछले 6 महीने से कुछ कम हो गए, मज़ीद बेहतर हो गए। और फिफ्थ नंबर पे मैं यूके को जो है रिकमेंड अच्छा, करता यानी हूँ। लास्ट आपके लिहाज से यूके है, फिर अच्छा, बाकी यूके लास्ट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से है, हाँ, लेकिन अगर वीज़ा की बात की जाए, अब इन तमाम कंट्रीज़ में अगर मैं वीज़ा सक्सेस की बात करूँ जी, ना, जो क्लाइंट हमारे पास ये कहकर आता है कि हमने सारी कश्तियाँ जला दी हैं, हुँ, हमने अपनी सारी चीज़ें सेल आउट कर दी हैं, हमें अपने बच्चों को किसी न किसी तरीके से भेजना ही है बाहर। अच्छा, आप हमें वो कंट्री बताएँ जिसमें 100% वीज़ा रेशो हो। अच्छा, अब 100% तो वर्ल्ड में कोई भी चीज़ नहीं है नहीं कह बेसिकली, सकते बिल्कुल, लेकिन यूके का वीज़ा इस टाइम पे 98% अप्रूवल रेशो है। यानी कि हाँ, अक्रॉस द वर्ल्ड जो स्टूडेंट वीज़ा में सबसे हाईएस्ट वीज़ा रेशो है वो यूके का है इस टाइम सही पर। और उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि क्योंकि स्कैटर हुआ हुआ है, मतलब वो इकोनॉमी वाइज़ इतना स्ट्रॉन्ग अभी यूके नहीं है, हुँ, पिछले 5-7 साल से। तो उनका सोर्स ऑफ इनकम और अर्निंग उन्होंने जो फ्रॉम द डे वन हाँ, वैसे भी हाँ, बनाई हुई थी कि स्टूडेंट वीज़ा को वो प्रेफ़रेंस देते थे, तो अभी भी वो यही चल रहा है कि उन्होंने अपने अपना जो सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली उस कंट्री के अच्छा, इकोनॉमी के हवाले से अच्छा। वो स्टडी वीज़ा के लिए है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ यूके में। और वो लैंड ऑफ टूरिस्ट भी है, वो कहीं न कहीं वहाँ से भी इनकम अपनी जनरेट मल्टीपल करते चीज़ें हैं, हैं, बिल्कुल तो ऐसी वो हैं। चीज़ें इस तरह से करते हैं। अच्छा शाहज़ेब हम जो स्टूडेंट वीज़ा इमिग्रेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो एक तो फैक्टर ये हो सकता है कि लोग चाहते हैं कि बेटर एजुकेशन हासिल करें, साथ में आपने फ्रस्ट्रेशन का भी ज़िक्र किया। हमारे यहाँ नॉर्मली जो सोसाइटी है उसमें 3 टियर हैं, एक लोअर क्लास है, एक मिडल क्लास है, एक एलीट क्लास है। आपके पास या नॉर्मली जो इस किस्म की स्टूडेंट वीज़ा इमिग्रेशन कंसल्टेंसीज़ हैं, इनके पास कौन-सी टियर अप्रोच करती है? क्या तीनों करती हैं, कोई स्पेसिफिक करती है? अच्छा, अप्रोच तो तीनों टियर्स कर रही हैं, सही है। क्योंकि अगेन जो पाकिस्तान के कंडीशंस हैं, नंबर किसके ज़्यादा हैं? नंबर मेरा ख़्याल है लो के ज़्यादा हैं। लो के ज़्यादा हैं? हाँ, अच्छा। उसके उसकी वजह ये है कि जो एलीट क्लास है ना, हुँ, उनके पास मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। ठीक है। जैसे वालिद साहब का बिज़नेस सही सँभाल है। लिया उन्होंने, उसको आगे जाकर देख लिया उन्होंने, या वो पाकिस्तान की ऑलरेडी टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी से स्टडी किए हुए होते हैं। ठीक है। बैचलर्स उन्होंने यहीं से कर लिया, हुँ, मास्टर्स उनको करना नहीं है हुँ, नॉर्मली। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो एलीट क्लास है ना, हुँ। वो लोग नहीं करते। और डायरेक्ट भी उसके लिए एक्सेसिबिलिटी है उन यूनिवर्सिटीज़ में? ये भी पाकिस्तान में, फैक्टर है, बाहर पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान के बाहर एक्सेसिबिलिटी भी है, क्योंकि वजह क्या है? वजह ये कि आपके पास अमाउंट मौजूद था, तो हाँ, आपने क्या किया है, आपने ए लेवल्स कर लिया है। ठीक है। ए लेवल्स कर लिया, जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश बैकग्राउंड और वो हुँ, तमाम हुँ, चीज़ें आपकी बड़ी हुँ, स्ट्रॉन्ग है, हुँ। प्रोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग है। सही, तो वो प्रोफाइल आपका एकेडमिक सही। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो गया, दूसरा आपको पैसा चाहिए बाहर जाने के लिए, वो भी आपके पास मौजूद है। हुँ, तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ जो मिडिल क्लास या जो लोअर क्लास अवेल नहीं कर सकते, ठीक है। वो ये लोग अवेल भी कर लेते हैं। ओके, तो और फिर बहुत सारे इनके रिलेटिव्स ऑलरेडी बाहर होते हैं, ठीक है। तो इनको कंसल्टेंट्स हायर करने की ज़रूरत भी वो नहीं भी पड़ती। सपोर्ट करता वो है। सपोर्ट कर रहे हुँ, होते हैं, तो ये इस प्रोसेस से वो आउट हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद लोअर क्लास जो है वो बाहर जाना चाहती है। असल में जो उनको इश्यूज़ बेचारों को आ रहे होते हैं, वो बजट के ही आ रहे होते हैं। ठीक है। बाहर ममालिक में जाने के लिए आपको पता ही है कि आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से उठ के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जाना चाहते जी हैं। हाँ। आपका लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल चेंज होने वाला है। आपकी पाकिस्तान की जो टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी है, जो 600 के अंदर आती है, आपकी एक यूनिवर्सिटी है, हुँ, जो वर्ल्ड क्लास मतलब आपके जो 600 में आ रही है, सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की वाहिद। लेकिन अगर आप किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आपकी रैंकिंग वो रहेगी टॉप 300 के अंदर सही, भी। आपकी यूनिवर्सिटी लाज़मी आ रही होगी, सही। क्योंकि वो कंट्री की जो स्टैंडर्ड है हाँ, एजुकेशन का, हाँ। वो बहुत हाई है। हुँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में लो है वो। तो इस लिहाज से भी आप अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं। अब उसकी फीसेस भी ज़्यादा होती हैं। वो फीसेस आप कैसे बजट को आप अवेल करेंगे? तो फिर आप लिविंग एक्सपेंसेस, फिर आप लिविंग एक्सपेंस वहाँ जाके कैसे बेयर करेंगे? फिर सबसे बड़ी जो चीज़ आ जाती है जो प्रॉब्लमैटिक, वो है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। कि आपको अगर बैंक स्टेटमेंट शो करना है जिसमें 7 टू 10 मिलियन के दरमियान आपको शो करना है कि हुँ, आपके पास 1 साल का, क्योंकि देखें ये सारे ममालिक जो हैं वो बड़ा अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन हुँ, रखे हुँ। हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि आपके पास 1 साल का पूरा बजट भी मौजूद हो सही। लिविंग एक्सपेंस में, आपके पूरे 1 साल की फ़ीस भी मौजूद हो, हुँ, आप गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो रिलाय बर्डनाइज़ नहीं ना कर हो। सकते। ठीक तो है। वो अब जब आपके पास ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो हमारी यहाँ मिडल क्लास समटाइम्स हुँ, और लोअर क्लास तो बिल्कुल ही उसको नहीं अवेल कर सकते। सही। तो इसलिए वो कहीं न कहीं ऐसा सोच रहे होते हैं कि 100% स्कॉलरशिप मिल हाँ, जाए, हाँ। कोई हमें स्पॉन्सर कर दे, कोई हमारे पूरे रिलेटिव में, पूरे ख़ानदान में कोई अच्छे अंकल हैं जिनका अच्छा स्टेटमेंट सही। मौजूद है, हम उनसे कोई फ़ेवर ले लें हाँ, इस हाँ। हवाले से। तो वो ज़्यादातर जो ना इफ्स एंड बट्स वाले हमारे पास लोग आते हैं ओके। कि हमारा
स्कोर बहुत कम है, 54 है, हम्म, 35% है, अब कहीं हो सकता है हमारा। हाँ, सारे एकेडमिक के लिहाज से भी बड़े लो ग्रेड में आ रहे होते हैं, सही, फीसिस उनके पास नहीं होती इतनी, अपॉर्चुनिटीज बेचारों के कम होती हैं, लेकिन वो फिर भी बाहर फिर जाके भी अपना बाहर ड्रीम अपना अचीव हम्म, करना चाह रहे होते हैं। अच्छा शाहजेब, एक चीज़ जो मैंने पिछले दिनों देखी है, हम कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहाँ पे एक जो मास पॉपुलेशन है वो 2-3 बड़े शहरों में रह रही है। तो बहुत से रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे उनको लोगों की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि वो शहर जो है जो खाली हो रहे हैं, वहाँ पे लोग आएँ, बसें, और वो स्टूडेंट्स की सूरत में भी आएँ, वो बाद में इमिग्रेशंस भी लें। हमारे यहाँ कुछ लोग इस तरह की चीज़ नहीं बताते हैं, और क्योंकि बता देंगे तो वहाँ पे हार्ड लाइफ है, हम्म, इट्स नॉट एन ईजी टू लिव इन हम्म, दैट सॉर्ट ऑफ एरियाज। तो क्या आपके पास ऐसे लोग भी आते हैं कि जी बस कहीं भी भेज दो, हमें जाना है, कहीं भी हम्म, चले जाएंगे, बस इस मुल्क से निकाल दो? ऐसा हम्म। होता है, लोग अप्रोच करते हैं ऐसे? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जो कंडीशंस अगेन पाकिस्तान की हैं, तो बड़ा अफसोस होता है कि हम्म, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स आते हैं, क्योंकि जो मेरी सिटिंग है वो कराची के अलावा भी 8 मुख्तलिफ शहरों में है, अच्छा, और इस्लामाबाद में जिस तरीके के लोग आते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी आए थे जो पॉलिसी मेकर्स हैं अच्छा, पाकिस्तान के, पार्लियामेंट में हैं, मुख्तलिफ हाँ, जगहों हाँ, पे हैं, गवर्नमेंट इदारों में, एनजीओज हम्म, में हैं। तो वो जब अपना फ्रस्ट्रेशन ये बताते हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ, तो बड़ा अफसोस होता है। ऑल दो हमारा ब्रेड एंड बटर यही है, जी, लेकिन अफसोस इस लिहाज से कि आप ही लोग तो हैं जो सही करने वाले हैं। सही, आप ही लोग तो सही करेंगे पाकिस्तान को, अगर आप चले जाएंगे तो और कौन फिर सही करेगा। ऐसे ही है, तो फ्रस्ट्रेशन तो ये है कि हम्म, आप हमें कहीं पर भी भेज दें, हम्म, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ में अब ये है सिलसिला कि जो जो बड़े कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जी, अमेरिका, इनकी पॉलिसी ज़रा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ये बड़ा फ़िल्टर आउट करके लोगों को बुलाते हैं। तो अब लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे छोटे-छोटे कंट्रीज़ हैं, जैसे लास्ट ईयर बड़ा लोगों के दिमाग में ना आया हुआ था पोर्चुगल का। बहुत हर ज्यादा, दूसरा पर्सन हमें जी हाँ, कॉन्टैक्ट कर रहा था कि हाँ, आप पोर्चुगल में डील कर रहे हैं, जी, पोर्चुगल। इस साल लक्ज़मबर्ग का लोगों के दिमाग पे चढ़ा सही, हुआ है कि आप ऐसे ही है, लक्ज़मबर्ग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो अब होता क्या है कि अगेन एक रिसर्च टीम बैठी हुई है। हम 7 डी1 से लेकर डी7 के जितने भी हम्म, वीज़ाज़ हैं, हम सब में हमारी रिसर्च है पोर्चुगल के। लेकिन अगेन वायबिलिटी, सही है, हम ये देखते हैं कि जब वो वायबिलिटी पाकिस्तानियों के लिए है ही नहीं, हम्म, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मीट नहीं कर सकेंगे सही है, या हमारी सोसाइटी में वो मीट हम्म, नहीं हो सकती, तो हम क्यों ऑफ़र करें बिला सही वजह? है, उसमें टाइम भी वेस्ट, इन्वेस्टमेंट्स हाँ, खराब, जो जो हाँ, लोग हाँ, अप्लाई कर रहे हैं, हाँ, और एक डिसहार्डनिंग सिचुएशन उसके हम्म, बाद मज़ीद हो जाएगी हम्म, कि एक तो वो मुल्क से डिसहार्ड थे, जी हाँ, जिसकी बेस वो हमारे पास आए, हाँ, और हमारे पास भी उनका वीज़ा नहीं लगा तो वो मज़ीद डिसहार्ड हो गए। हम्म, तो ऐसे लोग तो आते ही हैं हमारे पास। बाकी जो आपने दूसरा सवाल किया कि जो रिमोट एरियाज़ हैं, जी जिनको हाँ, वो एस्टेब्लिश करना चाहती हैं मुख्तलिफ ममालिक, तो उसमें अगर हम पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में 3 तरह की इमिग्रेशंस हैं। एक ठीक है, सब क्लास 189 के नाम से, एक 190 और एक 491 इमिग्रेशन है। ओके, ऑल्दो तीनों की तीनों स्किल्ड इमिग्रेशन है। ठीक है, तीनों का क्राइटेरिया, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, सारे क्राइटेरिया सेम है। हम्म, लेकिन उन्होंने 189 में क्या किया हुआ है कि आपको फेडरल गवर्नमेंट इनवाइट करेगा, अच्छा, और आप पूरे पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी रह सकते हैं हाँ, हाँ, फ्रॉम द डे 1 जब हाँ, आप लैंड करेंगे। ठीक है, दूसरा जो वीज़ा है 190 इमिग्रेशन, उसमें आप स्पेसिफिक स्टेट के अंदर रह सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें, तो जैसे सिंध ने अगर स्पॉन्सर जी किया हाँ, है, पूरे सिंध में रहेंगे। ऐसे ही है, अब आपकी प्रेफरेंस ये होगी कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहें, जी, कराची में। 491 जो इमिग्रेशन है, 491 में उनकी स्पेसिफिकेशन है कि आपको रीजनल एरिया में ही रहना है। ओके, जो सबरब एरियाज कहलाते हैं, सही, जो अंडर डेवलपिंग एरियाज जी हाँ, आते हैं। तो अब आपका जो सवाल था, इंटरेस्टिंग बात यही है कि ऑस्ट्रेलिया ने 189 हम्म, और 190 की जो इमिग्रेशन है, वो बहुत कट डाउन कर दी है। अच्छा, उसका उन्होंने कोटा बिल्कुल कम कर दिया है, 491 का बहुत बढ़ा दिया। हाँ, हाँ, क्योंकि उनके जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थे, हाँ, वो एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं। ऐसे ही ज़ाहिर है बिल्कुल ऐसे ही, अपॉर्च्युनिटीज़ हाँ, कितनी होंगी तो वहाँ मतलब पर। ऑस्ट्रेलिया के 3 शहर हैं, उसमें मोर देन 70-80% आबादी रह रही है। कोई भी जाएगा, मेलबर्न चले जी जाएगा, हाँ, सिडनी सिडनी चले चला जाएगा, जाएगा, इसके अलावा लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, ऐसे ही तो है। न्यू साउथ वेल्स में भी और मल्टीपल हाँ, रीजन्स हैं हाँ, जिसको वो एस्टेब्लिश करना चाहते हाँ, हैं। अच्छा, फिर अक्सर लोग पूछते हैं कि वो तो अंडर डेवलपिंग एरिया हैं, हुँ। वो हमारे अंडर डेवलपिंग एरिया से उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ तो अपॉर्चुनिटी हाँ, नहीं होगी तो हम क्यों हाँ, जाएँगे। बात ये कि उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जी, वहाँ की इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ अटैच है, और कॉमर्स मिनिस्ट्री अटैच है जो वहाँ की इमिग्रेशन के साथ। ठीक अब है। जो ऑस्ट्रेलिया ने इस साल जो पॉलिसी अनाउंस की है, एवरी ईयर जुलाई में करता है, 1 जुलाई को, कि 1,85,000 इमिग्रेंट्स की उसको पूरे वर्ल्ड में ज़रूरत है। अच्छा, तो इट मीन्स कि ये जो फिगर उनके पास से आया है, वो ऐसे ही नहीं आ गया। उसके पीछे पूरी पूरी पॉलिसी है, वर्किंग है, ठीक है। पूरी वर्किंग है, हुँ, स्ट्रेटेजिक वर्किंग है। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया आपको अगर अंडर डेवलपिंग एरिया में बुला रहा है, तो हुँ, पूरी प्लानिंग से बुला रहा है, ऐसा नहीं है कि आप सही, जाएँगे और जॉब नहीं मिलेगी हुँ, आपको।
अच्छा, अब हम बात करते हैं और दूसरी थर्ड कनाडा, वर्ल्ड से बेहतर होगा वो उनका अंडर उनका डेवलप्ड फर्स्ट ही, ऑफ वर्ल्ड कोर्स। हाँ, बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो कनाडा की है, अब कनाडा की एक और ज़बरदस्त एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, कनाडा ने 4 साल पहले अपने रिमोट एरियाज़ के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था अटलांटिक पायलट प्रोग्राम। ओके। और उसमें एक और उनका स्टेट है जिसका नाम है सस्कैचुअन। जी, तो सस्कैचुअन में इतनी शदीद सर्दी है जी। कि जहाँ -50 अबव अब जो टेम्परेचर जाता है, 60 को टच करता है, जी, सही है। उसके बाद भी इस टाइम पर सस्कैचुअन में 2 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। हाँ, हाँ, और उनका पॉइंट सिस्टम बाकी इमिग्रेशन से थोड़ा-सा ईज़ी है। ठीक तो है। इसलिए लोग अगेन वही वाली बात हाँ, कि आप भले हमारे पास आप हमें ओंटारियो ना भेजें, जी। मिसिसागा आप ना भेजें, हुँ, लेकिन भले आप हमें सस्कैचुअन भेज दें, हम वहाँ हम वहाँ -50 में रह लेंगे। सही है। लेकिन आप भले हमें सस्कैचुअन क्यों ना भेज दें। हुँ, तो वो उनको डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अगेन बात ये कि अगर उनका -50 अबव टेम्परेचर भी है, तो उनके इक्विपमेंट्स, उनकी चीज़ें जी सारी हाँ, वैसी वेल जी हाँ, प्लान हुई हुई हैं। जी हाँ। तो आपको उन चीज़ों से आसानी हो रहेगी, मेरा हुँ। ख़्याल है। तो वहाँ पर लोग फिर भी जाना पसंद करते हैं उनके रिमोट एरियाज़ के अंदर। अच्छा, जो हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट में तो इश्यू ये है कि इमिग्रेशन जो है वो नहीं मिलता, हुँ। लेकिन जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, जिन जगहों में इमिग्रेशन ऑफ़र होती है, वहाँ पे वो एक वर्जिन साइड मुझे लगती है कि वहाँ पे लोग उस तरफ नहीं जाते हैं। आपने उस तरफ कुछ काम करते हैं या लोग आपको अप्रोच करते हैं उस तरफ? अच्छा, लोग एक तो अप्रोच करते भी हैं, तो हम डिस्करेज कर देते हैं। अच्छा, और समटाइम्स अगर हम लोगों को एनकरेज कर रहे होते हैं किसी जी, वजह से, जी, तो लोग डिस्करेज कर देते हैं। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो अपॉर्च्युनिटीज़ और जो प्रिविलेजेस जी, आपको अपने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में मिल हुँ, रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में हुँ, मिल रहे हैं, हुँ, वो ये कंट्रीज़ नहीं दे सकते सही है, प्रिविलेज। कि आपको रेज़िडेंसी परमिट भी मिल रहा है, तो आपको हेल्थ अलाउंस मिल रहा है, आपको चाइल्ड अलाउंस मिल रहा है, सही, मुख्तलिफ़ किस्म के आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहे हैं। तो जितने अलाउंसेस, प्रिविलेजेस आपको हेल्थ बेनिफिट्स, आपको एजुकेशन जितनी मिल रही है, वो इन कंट्रीज़ के अंदर नहीं मिलती। हम मलेशिया की अगर बात कर लें, हम किसी को कहते हैं हम मलेशिया चले जाएँ स्टूडेंट वीज़ा पे, लोग नहीं जाना नहीं जाना चाहते। चाहते। लोगों को पता है कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हुँ, चीज़ें हुँ। हैं, जॉब्स के इश्यूज़ हैं, इमिग्रेशन सिनेरियो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो लोग की प्रेफ़रेंस वहीं की होती है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह में। अच्छा, रशिया में भी आपने काम शुरू जी, जी, किया, वो जी। कैसा रिस्पॉन्स है? उस तरफ कैसे लोग अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ? रशिया में काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, रशिया में अट्रैक्ट होने की वजह मेरा ख़्याल है कि यही है कि उनके जो सिस्टम्स हैं ना, जी हाँ। उनकी जो रिसर्च है, हुँ, स्पेशली अगर हम आईटी की बात करते हैं, तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है। हमने जब लास्ट विज़िट किया रशिया को हुँ, मुख्तलिफ़ हुँ। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो हमने देखा कि बहुत गैप हमें नज़र आया पाकिस्तान की और रशिया की एजुकेशन कल्चर के अंदर। और जो चीज़ें हमने वहाँ से फाइंड आउट की ना कि कोर्स और करिकुलम जो उनका वहाँ का पढ़ाया जा जी, रहा है, तो मेरा ख़्याल है काफ़ी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हमें उस टाइम पर भी नज़र आए। जी। और जब हमने वो प्रोग्राम पाकिस्तान में आके लॉन्च किए हाँ, हाँ, उनको, और तो हमें बड़ी अच्छी क्यूरीज़ मिली। सही। उसमें स्कॉलरशिप्स, क्योंकि नॉर्मली तौर पे ये हो रहा है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको 15-20 हज़ार डॉलर पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपको रशिया में ही वो यूनिवर्सिटीज़ 2000, 5000 डॉलर में, 3000 डॉलर में आपको मिल जाती हैं। और रशिया की देखें अगेन, वो जो अभी मैं रैंकिंग की बात कर रहा था जी, कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ से कई ज़्यादा बेहतर उनकी रैंकिंग्स हैं। टॉप पहली चीज़, 500 में आती हैं, टॉप 500 में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं मल्टीपल रशिया की। यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। दूसरी चीज़ ये अगेन एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी, आप एक पाकिस्तान का आईटी इंजीनियर उसके साथ बिठा दें, अच्छी टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और उसको आप आईटी इंजीनियर बिठा दें, तो आपको दोनों कंपैरिज़न में आपको अंदाज़ा हो हुँ। जाएगा कि किसका क्या लेवल है। लेकिन लैंग्वेज बैरियर कहीं न कहीं वो डिस्टर्ब नहीं करता? लैंग्वेज बैरियर देखें, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी लैंग्वेज बैरियर डिस्टर्ब करते हैं, मतलब और तो अगर ऐसे हम ही यहाँ है। पर रशिया की बात हाँ, करते हैं, तो रशिया में लैंग्वेज बैरियर डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें जो कल्चरल चेंज है ना, जी, शिफ्ट है, बेसिकली वो किस तरीके से है कि अब आपको जो वहाँ पर जो प्रोग्राम्स है ना, वो तमाम इंग्लिश में है। सही। यानी कि आपके अच्छा, इंग्लिश में ही ओके, एडमिशंस होंगे, ठीक तो इट है। मीन्स आप तो स्टडी इंग्लिश में ही हाँ, कर रहे हाँ। होंगे। हाँ, अब जब आप अपने अपार्टमेंट से या अपनी यूनिवर्सिटी से आप बाहर हुँ, निकलते हैं, हुँ, वहाँ आपको लैंग्वेज कुछ बैरियर्स आपको नज़र आते हैं। सही। देखिए, हमें अगेन फ्यूचर देखना है। जी, हमें ये देखना है कि स्टूडेंट अगर एक जाता है, तो उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वहाँ पर उस कंट्री के अंदर कितना है, सही। और उस कंट्री का ओवरऑल इमेज क्या है। हुँ, हुँ। देखिए ना, वो कंट्री जो दुनिया की टॉप लीडिंग कंट्रीज से compete कर रही है जी, इन टर्म ऑफ द जो आर्म फोर्सेस, हुँ, या जो पॉलिटिकली वो कर रही है, या टेक्नोलॉजी के अंदर कर रही है, और वो अपॉर्चुनिटीज आपको इतनी कम फीसिस के अंदर मिल रही हैं, सही। तो इसलिए लोगों की प्रेफरेंस हुँ। है कि वो रशिया जाएंगे। अच्छा, रशिया में भी जो मैंने भी देखा, आपने भी ज़रूर उसको नोटिस किया होगा कि 2 साइड हैं, एक यूरोपियन साइड है और जी, एक जी, एशियन साइड है। जी, जी। एशियन साइड में अगेन वो इश्यूज़ जो हमने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बात की, कि वहाँ से भी जो है वो माइग्रेशन हो रही है विदिन रशिया, हम्म, क्योंकि लोग एशियन साइड से निकल के वही 2-3 जो बड़े शहर हैं, मॉस्को हो, सेंट पीटर्सबर्ग हो, सूची हो, उस तरफ ही हम्म। वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं।
तो क्या वहाँ पे भी कोई ऐसी पॉलिसीज़ लॉन्च हो रही हैं जो एशियन साइड ऑफ रशिया है, कि वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज़ लॉन्च कर रही हों जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो अकोमोडेट हो सके? देखिए यूनिवर्सिटीज़ तो होल्ड करने की कोशिश करती हैं ठीक है। और जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो उसके साथ अलाइन होते हैं हाँ। प्रोग्राम्स के, वो आपको क्या ऑफ़र्स कर सकते हुँ, हैं। लेकिन अगेन देखें वही वाली बात कि स्टूडेंट का जो मोटिव है ना, हुँ। वो लॉन्ग टर्म वाला है, वो फ्यूचर वाला है। स्टूडेंट जहाँ पर थोड़े से खामोश तबीयत आते हैं हाँ, या कम इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो वेल अवेयर होते हैं। सही। उनको बहुत सारी चीज़ों का, ये जो आपने बात बताई एशियन साइड और रशिया, ये हमारे पास टर्की में भी आता है अच्छा, इशू कि ओके। क्योंकि जो वो भी टर्की में भी एक डिवाइडेड है, साइड इसी यूरोप एंड तरीके से एशिया। यूरोप जी, में जी, भी, और जी, वो भी बिल्कुल ऐसे ही। नॉर्थ साइप्रस की बात हो रही होती, वो हाँ, भी अदर हाँ, साइड है हाँ, एक और जो टर्की के बराबर में। तो लोग पूछ रहे होते हैं कि नॉर्थ साइड में आपने करना है या ठीक आपने है, साउथ या ईस्ट साइड में आपने करना है। ओके, लोगों को इतना भी हद तक अंदाजा होता है। सही, तो अगेन अगर कि वो कोई एक स्टूडेंट आता है, उसको रशिया अगर जाना है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ की स्टडी, ठीक इसके है। अलावा जो उसकी ओवरऑल उसका जो रीजन जो है, डेमोग्राफिक्स जी है, हाँ, जी हाँ, उस हवाले से कंप्लीट स्टडी वो करके आ रहा होता है। तो उसकी अगेन प्रेफ़रेंस यही होती है कि वो मॉस्को में या सेंट पीटर्सबर्ग की कोई यूनिवर्सिटी को चूज़ करे, सही। क्योंकि पता ही है कि वो कोई यूनिवर्सिटी 100 इयर्स ओल्ड है, कोई हाँ, हाँ। 200 इयर्स ओल्ड है, हुँ, इतनी पुरानी हुँ, यूनिवर्सिटीज़ हैं। हुँ, उनका करिकुलम, उनके टीचर्स हुँ, ज़ाहिर बात है कि हाई प्रोफ़ाइल वो टीचर्स हैं। हुँ, तो जो स्टडीज़, जो अपॉर्च्युनिटीज़ उनको इन सिटीज़ के अंदर मिलेंगी, हुँ। उनको वहाँ पर नहीं मिलेंगी। तो मेरा ख़्याल है प्रेफ़रेंस यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स की यही होती है। अच्छा, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें इंडिया की बात हो, ईरान की बात हो, अफ़गानिस्तान की बात हो, तो उस तरफ स्टूडेंट्स का कभी कुछ होता है कि उस तरफ जाएँ? इंडिया से तो ख़ैर हमारा हुँ, हुँ। कभी न कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है, हालाँकि वहाँ भी क़दीमी और अच्छी हुँ, हुँ। यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, ईरान में भी मौजूद हैं, अफ़गानिस्तान काफ़ी अरसे से जंग की लपेट में। हुँ, तो हुँ। क्या स्टूडेंट्स इस तरफ कभी राब्ता करते हैं कि जी इन कंट्रीज़ में जाके पढ़ना चाहते हैं? नहीं, नहीं, हमें कभी कभी भी नहीं, राब्ता नहीं किया। कभी नहीं इवन किया। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब अभी वाक़यात सही। कुछ ऐसे वहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ हुए थे जी हाँ, जिनके ऊपर बिल्कुल अटैक हो हाँ, गया था, पिछले कि तो जी, स्टूडेंट्स कुछ भागे, कुछ हुँ, ये हुआ कि गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया सही। माइग्रेट करवाने में। इवन यूक्रेन ने पे जब रशिया का हाँ, अटैक हाँ, हुआ था, तो जब वो भी मामलात हुए, लोग यूक्रेन भी जाते थे। हुँ, तो लेकिन लोगों का इस तरफ इन्फ्लुएंस ज़रा कम होता है। सही है। स्पेसिफिकली अगर जैसे कोई कोर्सेज़, अब चाइना की अगर हम बात करते मैं हैं, अगली यही बात करने वाला था। तो चाइना में जो है वो चाइना में आते हैं लोग जी, कि भई आप हमें चाइना भेजें, हाँ, लेकिन पूरी दुनिया को पता है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में हाँ, तकरीबन लोगों को पता है कि अगर हम चाइना जाएँगे, तो वहाँ एमबीबीएस करने जा सकते हैं। ठीक है, मेडिकल के किसी कोर्स में जा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि बाकी जो ममालिक हैं, अगर हम इवन रशिया की अभी हम बात कर जी, रहे थे, जिनका अभी तक भी कॉन्फ्लिक्ट पीएमडीसी के साथ है जी कि हाँ, डिग्रीज़ की इवैल्यूएशन, एग्रीगेशन नहीं होती है, एक्रेडिशन उनके पास वैसे नहीं ही है है। हाँ, प्रॉपर्ली। यही चीज़ मुख्तलिफ और भी कंट्रीज़ में, हुँ, ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है, अमेरिका में ठीक भी है, है, कि आप जो मेडिकल प्रोफ़ेशंस है ना, उनके अंदर बड़े मुश्किल से एडमिशन्स होते हैं। फीसेस उनकी कई ज़्यादा होती हैं, या आपको फ्यूचर में एक्रेडिटेशन के इश्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है। पीएमडीसी उसको नहीं एक्रेडिट कर रही होती, एचएससी उसकी इक्विवेलेंसी नहीं दे रही होती, तो ये कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो चाइना में जो लोग जाते हैं, वो सिर्फ़ एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, वरना नॉर्मली लोग मैनेजमेंट सेक्टर के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए चाइना पे नहीं जाते लोग। ठीक है। अच्छा, हमने तमामी कॉन्टिनेंट्स की बात कर ली। अफ्रीकन साइड के ऊपर कोई हमारी इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए? इन जेनेरिक, अगर आप नहीं भी डील करते हुँ, तो हुँ। इन जेनेरिक बताएँ, क्योंकि पिछले दिनों मैंने काफ़ी इसके ऊपर देखा है मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि कई अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो ऑफ़र कर रही हैं पूरी दुनिया से, और ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट से बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो क्या हुँ। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी कोई अट्रैक्शन है? अच्छा, उसमें जितने भी हमारे ये अफ्रीकन कंट्रीज़ है ना, जी। अभी जो मैंने थोड़ा-सा खुद भी इसको स्टडी किया, तो मैं ये नोट किया कि जो एग्रीकल्चर साइड है ना, अच्छा, उसको प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। ओके। आपके अगर कोई एग्रीकल्चर में कोई रिसर्च करना हुँ, चाहते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। आप इस पे कोई काम करना चाहते हैं, या पोल्ट्री फ़ार्म्स हैं, इसके ऊपर आप कोई काम करना चाहते हैं, तो वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर इन चीज़ों की रिसर्च के हवाले से, वो इस तरह के बिज़नेसेस के हवाले से, ठीक है, यानी कि वो स्टूडेंट में भी उसका बिज़नेस करना आपको सिखाएँगे, एंटरप्रेन्योरशिप आपको बताएँगे, स्टार्टअप्स अगर आपको ऐसे लॉन्च करना चाहते हैं, तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में मेरी नॉलेज के हिसाब से ये चीज़ें अभी चल रही हैं। अच्छा। बाकी नॉर्मल स्टडीज़ के अंदर अगेन कोई अगर बीबीए करना चाहेगा, जी हाँ। कोई एमबीए अगर करना चाहेगा, मैनेजमेंट की कोई हुँ, प्लेन अगर डिग्री हुँ, ले रहा है, तो अगेन उसके पास मुख्तलिफ कंट्रीज़, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। सही, क्योंकि अगेन वही इमिग्रेशन की पॉलिसी पहले देखी जाएगी। सही है। क्योंकि अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, हम जो तंज़ानिया की बात करें, या और बहुत सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो वो इमिग्रेशन ऑफ़र नहीं कर रहे, या उनकी
अगर हम देखते हैं कि उनका अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है, सैलरी ब्रैकेट उसका इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर लिविंग एक्सपेंस का बड़ा हाँ। इशू है, तो लोग नहीं माइग्रेट और करेंगे, अगर लोग आप उस साइड पे नहीं जाना चाहेंगे। कंपैरिजन भी करते हैं ना, तो आप समहाउ आप कोई बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं जा रहे होते हैं, नहीं जा तो रहे। शायद इस वजह से भी लोग प्रेफर नहीं करते हों। बिल्कुल ऐसे ही है। और एजुकेशन स्टैंडर्ड्स भी मेरा ख्याल है कि नहीं बहुत है। कोई हाई नहीं हाई है। स्टैंडर्ड नहीं है, हाँ। हाई स्टैंडर्ड नहीं है। शाहज़ेब, हमने इमिग्रेशन के ऊपर, स्टूडेंट्स के स्टूडेंट स्टडी इमिग्रेशन के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की, और मुझे लगता है कि ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कारआमद होगी। अच्छा, यहाँ पे हमारा मकसद जो है वो किसी को इंस्पायर करना नहीं है कि वो मुझसे बाहर जाएं, लेकिन हमेशा जो आपके मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ लाइफ होते हैं, उसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम जो है वो कर रहे होते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मुझसे बाहर जाते हैं और वहाँ पे अपनी सर्विसेज देते हैं, और जैसे आपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि वो फिर फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में आपको कहीं ना कहीं दैट्स राइट। कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। आपने जो बात की ना, स्कोरिंग की बात की, कि जब आप वीज़े के लिए प्रोसेस करने जाते हैं तो एक आपकी सर्टेन आपका वो लेवल भी होना चाहिए कि आप वीज़ा के लिए क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं। उसके अंदर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपका रिज्यूमे क्या है। तो आप इसके ऊपर भी उनको गाइड करते हैं, इसके ऊपर भी आप उनको असिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को? अच्छा, स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स जो प्रोफेशनल्स, इमिग्रेशन के लिए एग्जैक्टली। अगर हमारे पास आते हैं, तो वो डायरेक्टली असेस नहीं करते क्योंकि वो सर्विस डिफरेंट है। ओके। वो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हैं कि अगर आपको पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको मिल रही हैं और अगर आपको अपना रिज्यूमे रीवैम्प अगर करवाना है, ओके। तो वो फिर सर्विसेज आ जाती हैं क्योंकि इमिग्रेशन में आपकी प्लेन जो आपका अपना सीवी बनाया हुआ है, अगर आपका वो भी चल जाता है, तो उसको रीवैम्प करने की उसको में ज़रूरत नहीं होती। सही। अच्छा, अब जो आते हैं हमारे पास प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स जो आते हैं, स्टूडेंट्स अगर आते हैं तो वो एडमिशन्स के लिए आते हैं कि आप हमारा रिज्यूमे रिवैम्प कर दें। प्रोफेशनल्स हैं तो वो ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान में उनको कोई जॉब मिलने वाली होती है पाकिस्तान के बाहर, तो इस तरह के दोनों से हमारे पास जो है लोग आते हैं। सही, सही। और ये है हमारी तरफ ट्रेंड है हमारे प्रोफेशनल्स में कि किसी प्रोफेशनल को हायर करें, खुद तो प्रोफेशनल हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। और बड़ा अफ़सोस होता है कि जब मैंने पहला अपना सर्टिफ़िकेट कोर्स कंप्लीट किया था 2014 में सीवी राइटिंग का, उसके बाद मैंने पाकिस्तान में कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की कि ये बेसिकली है क्या चीज़ और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, बड़ी सादा सी इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर हम अपनी किसी जॉब के लिए, अभी एंट्री लेवल की जॉब की बात हो रही थी ना, कि अगर किसी ने एमबीबीएस किया हुआ है, आज 35-40 हज़ार रुपए की जॉब के लिए अगर वो अप्लाई कर रहा है, तो आप अपनी सैलरी का 15-20% अमाउंट अगर सीवी पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जी। तो आप वो जॉब कैसे एक्वायर करेंगे? सही। ठीक है? आप एक जॉब एक्वायर करने जा रहे हैं 35,000 रुपए वाली, और सीवी आपने 350 रुपए का एक आपने मुख्तलिफ सही। मार्केट्स में जो हाँ। शॉप्स हैं, फोटो स्टेट शॉप्स हैं, आपने वहाँ से जाके बनवा लिया। सही। उसने भी क्या किया, उसके पास एक ही फॉर्मेट है, उसने नाम जी कॉपी हाँ। पेस्ट ये सारी चीज़ें की, आपको प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। हम्म, आपने भी 10 उसकी हम्म, कॉपीज़ बनवाई और हम्म, सबको एक ही तरह का भेज ऐसे ही दिया है, आपने। ऐसे ही है, अंडरस्टैंडिंग हमारे यहाँ अभी तक एस्टेब्लिश ये नहीं हुई कि रिज्यूमे क्या है और सीवी क्या है। ऐसे ही है। ये नहीं पता हाँ। लोगों को। कहाँ रिज्यूमे भेजना है, हम्म, कहाँ सीवी भेजना है, ये हम्म। नहीं पता लोगों को। बताएं क्या डिफरेंस है दोनों में? अच्छा, बेसिकली रिज्यूमे जो है ना वो एक हमारा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। सिंप्लीफाइड इंट्रोडक्शन है हम्म, कि हम 2 पेजेस पे अपना पूरा करियर लिख दें, ठीक है। वो हमारा रिज्यूमे है। डिस्क्रिप्टिव बात हो, ठीक है। और अगर कहीं डिटेल बात करनी है, हम्म, हमें हमें अपनी स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को डिटेल में एलोबरेट करना है, तो वो सीवी है। ठीक है। यानी कि 2 पेजेस से ज़्यादा पे एक्सेस अगर होती है तो सीवी कहलाएगी, और 2 पेजेस पे अगर आपका पूरा करियर फिक्स हो रहा है तो वो आपकी रिज्यूमे है। अच्छा। अच्छा, अब ये बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रिज्यूमे कहाँ भेजी जाए और सीवी कहाँ भेजी जाए। अगर आपका करियर आज की डेट में 20 साल भी हो चुका है, अगर आपने अच्छा। 20 साल अपनी इंडस्ट्री को सर्व कर लिया है और आपने 10 आपने एम्प्लॉयमेंट्स के साथ भी काम कर लिया, हाँ, हाँ। जब भी आप रिज्यूमे ही सेंड करेंगे, अच्छा। आपके पास ऐसी टेक्निकल आपके पास एक्सपर्टीज हो कि आप अपनी सारी बात 2 पेजेस में कर लें। हाँ, हाँ। सीवी कौन भेजता है? सीवी का वर्ड सिर्फ जो यूज होता है ना, वो एकेडेमिया के लिए यूज होता है। ओके। जो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं, जिनकी रिसर्च है, जिनके प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके टॉपिक्स हैं, जिन्होंने सुपरवाइज जो चीज़ों को किया हुआ है, तो एकेडेमिया के लिए सीवी का वर्ड यूज होता है नॉर्मली, सही। क्योंकि वो 2 पेजेस से ज़्यादा हो सकती है। और रिज्यूमे जो है वो 2 पेजेस से फिक्स होगा। अब 2 पेजेस पे कैसे फिक्स होगा, वो एक वो एक एक और साइंस है। साइंस है, पूरी चीज़ें जो है हाँ। वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये जो बता रहा था कि 2014 में जब मैंने कोर्स किया ना, मैंने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में जाके इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की।
बहुत सारी चीज़ें बताने की, समझाने की कोशिश की कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वही एकेडमिया और इंडस्ट्री के गैप की जो अभी हम बात कर रहे थे ऐसे ही है। कि यूनिवर्सिटी से बच्चा निकल रहा है, उसको हुँ, पता ही नहीं मुझे रिज्यूमे पे क्या चीज़ हुँ, डाल के और इंडस्ट्री में भेजना है। क्योंकि फोर्ब्स की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर आपके पास रिज्यूमे मौजूद है, तो एम्प्लॉयर के पास टोटल 6 सेकंड्स का टाइम है कि वो ट्रैश बिन में डालेगा आपका सही, रिज्यूमे, या वो आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेगा जो रिज्यूमे के लिए। आई तो सी। इट मीन्स आपका करियर फ्रेश है, हुँ, या आपका करियर सी लेवल ग्रेड पे है, हुँ, आपके पास 20 साल का हुँ, एक्सपीरियंस है। सीवी पे अगर या रिज्यूमे पे आपके 6 सेकंड में उस एम्प्लॉयर को वो चीज़ नज़र आ गई, तो आपकी जो रिज्यूमे सेलेक्ट कर लेगा। हाँ, हाँ, तो उस 6 सेकंड्स को बेस्ट, अब आप जैसे आजकल सोशल मीडिया की जो हमारे जी, व्यूअर्स है बड़ा अच्छा जी, समझेंगे कि जो हमारी रील्स होती हैं आज हाँ, के टाइम पे, कि वो रील हम जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ऐसे ही है, तो हमें विदिन 3 सेकंड्स जो है एक हुकअप देना होता है ऐसे ही है। कि अगर वो रील अगर सामने व्यूअर को जी, अच्छी लगेगी तो देखेगा, वरना 3 सेकंड में वो स्क्रॉल कर देगा स्क्रॉल वो। कर देगा, सही है। तो यही चीज़ रिज्यूमे पे भी हुँ, है कि अगर उसको देखते के साथ ही वो रिज्यूमे अच्छा लगेगा। हुँ, अब अच्छा लगने की भी डायरेक्शन ये नहीं है कि आपने उसको विजुअल ग्राफिक्स के हाँ, तौर पे बहुत खूबसूरत बना दिया। हाँ, हाँ, वो आपने तो गोला कंडा, एप्रोप्रिएट नहीं है। हाँ, एप्रोप्रिएट आपने हाँ, अलग-अलग कलर्स करके, जी, नहीं, वो जी, इससे नहीं है हाँ, वो इम्प्रेस। इम्प्रेस करने के लिए अगेन एक साइंस, उस पे भी हुँ, हम आगे हुँ, डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन बताने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो आपने बात की थी, जी, पाकिस्तान में रिज्यूमे की अवेयरनेस स्टिल 2014 से मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, 11 साल मुझे हो गए, नहीं है नहीं है। अवेयरनेस। मैं तो इसको ये चाहता था कि करिकुलम का पार्ट बने, हाँ, लोगों हाँ, को पता हो अपनी एजुकेशन में ही कि ये रिज्यूमे बनेगा कैसे है। सही, तो वो अवेयरनेस लोगों में नहीं आई, लेकिन फॉर्चुनेटली 2020 में जब कोविड आया था, तो जी, मैंने फाइवर और अपवर्क के ऊपर अकाउंट क्रिएट किए और वहाँ पर मैंने इंटरनेशनल सर्विस देना शुरू की। अच्छा, तो आज की डेट में भी मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स लेता हूँ हाँ, सिर्फ हाँ, रिज्यूमे, कवर लेटर और लिंक्डइन हाँ, के लिए। पाकिस्तानी किसी क्लाइंट के साथ पाक मैं डील नहीं करता, अच्छा, क्योंकि उनको अभी तक अंडरस्टैंडिंग उनको स्टिल नहीं है। यूज़लेस लगती है ये काम। यूज़लेस लगती हैं चीज़ें। सही, सही। और शाहज़ेब, आप जो प्रोफ़ेशनलिज़्म की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में एक इश्यू ये भी है कि आप किसी भी अगर इंडस्ट्री में देखते हैं ना, तो प्रोफ़ेशनल्स इंजीनियरिंग के लिए प्रॉपर हायर किए जाते हैं। अगर आप मेडिकल साइड पे हो तो प्रोफ़ेशनल हायर किए जाते हैं। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्सेज़ है, जो हुँ, एचआर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे ये बड़ा लैक है। मैंने हुँ, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में, बहुत से कॉर्पोरेट सेक्टर में देखा है कि सिंपली जो है वो एमबीएज़ जो हैं वो किसी और फील्ड में हैं, लेकिन वो बैठ के काम कर रहे हैं, सिंपल ग्रेजुएट हैं, वही बैठ के काम कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है इस तरफ अगर कुछ काम होगा, एचआरएम के ऊपर कुछ बेहतरी होगी, कुछ रिसर्च होगी, तो मेरा ख़्याल है कि इस प्रोफ़ेशनलिज़्म के ऊपर भी कोई ना कोई बेहतरी आएगी। शाहज़ेब, हमने बहुत सारे एस्पेक्ट पे बात की, अभी बहुत और बात हो सकती है, लेकिन वक़्त जो है वो बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। हुँ, तो एक हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर का, वो ओके, आपके साथ करते हैं। ज़बरदस्त। पाकिस्तान या अब्रॉड? पाकिस्तान, डिग्रीज़ या स्किल्स? डिग्री एंड देन स्किल्स, अच्छा, पॉलिसी मेकिंग या ग्राउंड एग्जीक्यूशन? ग्राउंड एग्जीक्यूशन इज़ ओके। इम्पोर्टेंट, स्कॉलरशिप्स या सेल्फ फंडिंग? स्कॉलरशिप्स, बड़ा सोच के जवाब जी, दे रहे हो आप। मेरिट या रेफरेंसेस? मेरिट, मेरिट, ओके। एंटरप्रेन्योरशिप या कॉर्पोरेट कैरियर? एंटरप्रेन्योरशिप, लोकल यूनिवर्सिटीज या इंटरनेशनल एक्सपोजर? इंटरनेशनल एक्सपोज़र, सिक्योरिटी ऑफ जॉब या रिस्क टेकिंग? रिस्क टेकिंग, ट्रेडिशनल एजुकेशन या ऑनलाइन लर्निंग? ऑनलाइन लर्निंग, मनी या लेगेसी? लेगेसी, थैंक यू वेरी मच शाहजेब, बड़ी अच्छी हमारी आपसे थैंक यू। साथ ये सिटिंग रही और हमने बहुत एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की, ख़ास तौर पे स्टूडेंट इमिग्रेशन के हवाले से। कोई लास्ट वर्ड आप देना चाहें तो? बस लास्ट वर्ड यही है, जो रेफरेंस की बात आपने हम्म, एचआर के हवाले से की ना, कि रेफरेंस ज़रूरी है। हम्म, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। हम्म, कि आपका नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा जॉब्स के हवाले से, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे यूथ देख रही होगी हम्म, इस टाइम पर, कि उनको एक मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि रेफरेंसेस कैसे बनेंगे, हम्म, जब आप मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर आप जाएं, मुख्तलिफ रेफरेंसेस क्रिएट करें। तो एचआर में क्यों, क्योंकि वो बैक एंड जॉब्स हैं, जी, इसलिए एचआर में बहुत सारे लोग नहीं आते हाँ, हाँ, और उनको कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में लोग होते हैं कि कोई किसी ने बीए भी कर लिया तो उसको एचआर में बिठा देते हैं। ऐसे ही है। तो इसलिए जॉब्स का मेरिट जो है उस लिहाज से डिसाइड नहीं हो रहा हम्म, होता, तो रेफरेंसेस से हो रहा होता है। सही, 78% जॉब जो रेफरेंसेस पे होती हैं, हम्म, 22% न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होती हैं। हाँ, हाँ, तो जो लोग भी सोशल मीडिया पे अपनी जॉब्स को जो सर्च आउट कर रहे होते हैं, जी, लिंक्डइन पे देख रहे होते हैं, हम्म, समझे वो टोटल 22% को कर बस, रहे हैं, हाँ, 78 को वो मिस आउट कर रहे हाँ, हैं। हाँ, तो इट मीन्स ये जो आपने बात की थी कि जो है वो आपका मेरिट जी, या जो रेफरेंसेस, हाँ,
तो किसी हद तक मैं उसको प्रिविलेज दूँगा कि आपका अगर रेफ़रेंस है, हाँ, हाँ। तो शायद वो मेरिट पे ओवरकम हो हाँ, जाता है। ठीक तो है। ये बस लास्ट मैसेज है हाँ। कि आप अच्छे रेफ़रेंसेस यूज़ करें और अच्छे आप अपने साथ मेंटोर्स रखेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि उनकी सोशल मीडिया, उनके लिंक्डइन को अगर आप फ़ॉलो करके हुँ। रखते हैं ना, तो आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी उनके थ्रू मिलती रहेंगी। रेफ़रेंस विद मेरिट हो तो इसमें मेरा ख़्याल है कि कोई बात ये नहीं बुरी है। बात शाज़ेब का ताल्लुक बहुत सी सोशल ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ भी है, बहुत सीएसआर कर रहे हैं। इस हवाले से भी फिर शाज़ेब किसी वक़्त आपसे गुफ्तगू इंशाल्लाह जी, करेंगे। इंशाल्लाह। अभी इजाज़त दीजिए। गुफ्तगू विद एआर के देखने का बहुत शुक्रिया।